हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एम क्लासेस पर। हम पढ़ रहे हैं हमारा चैप्टर सॉल्यूशंस। सॉल्यूशंस के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन की बातें हम पहले ही कर चुके हैं हमारे फर्स्ट लेक्चर में। आज हमारा सेकंड लेक्चर है और हम प्रीवियस लेक्चर में एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन या सॉल्यूशन कंसंट्रेशन के बारे में डिस्कस कर रहे थे। आज हम उसी को कंटिन्यू करने वाले हैं। कुछ कंसंट्रेशन का एक्सप्रेशन हमने करा दिया था और कुछ का अभी बाकी है, जिससे कुछ इम्पोर्टेंट्स अभी बाकी है, याद रखना। कुछ का ही हम कर पाए हैं प्रीवियस क्लास में। देखिए, आई थिंक ये थर्ड या फोर्थ है, लेकिन न्यू स्टार्ट करते हैं। अब है हमारी आज की देखिए कंसंट्रेशन क्या है, मोलैरिटी। मोलैरिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आते रहते हैं। देखिए मोलैरिटी है जो क्या है, ये क्या है कि जो नंबर ऑफ मोल्स हैं सॉल्यूट के, वो सॉल्यूशन में कितने, 1 लीटर जो सॉल्यूशन है उसमें कितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट हैं। मतलब ऐसे ऐसे वी आर जस्ट फर्स्ट तो इसको हम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं ना। जैसे अगर फॉर्मूला अगर हम देखें, फिर डेफिनेशन भी देख लेंगे। ये फॉर्मूला होता है इसका कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट, है ना, कि कितने मोल हैं सॉल्यूट के, कितने। यहाँ पर है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, की सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है इन लीटर। इन लीटर याद रखना, लीटर में होना बहुत जरूरी है। ये फॉर्मूला है। डेफिनेशन की बात करें हम तो, जैसे डेफिनेशन अगर हम लिखना चाहे, एज नंबर ऑफ ऑफ मोल्स ऑफ solute dissolved in 1 liter 1 liter of solution। ये क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजोल्व इन 1 liter of solution known as मोलैरिटी। इसे मोलैरिटी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये फॉर्मूला है जो आपको आपके न्यूमेरिकल्स में याद रखना है। इसी से सारे न्यूमेरिकल्स सॉल्व होंगे। ठीक है, देखते हैं एक क्वेश्चन, देखते हैं एग्जांपल के का यूज करते हैं यहाँ पर। देखिए एग्जांपल क्या है, कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ, कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन। हमको मोलरिटी क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है, जो क्या है, कंटेनिंग कंटेनिंग 5 ग्राम ऑफ NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड के कितने ग्राम है, 5 ग्राम है, इन 450 ml सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, 5 ग्राम। 5 ग्राम क्या है यहाँ पर, अमाउंट है। सॉल्यूशन कितने का है, 450 का है ना। देखिए सबसे पहले हमको जो सॉल्यूशन, इसको लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सॉल्यूशन इन लीटर, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा,
इसके लिए हम क्या करने का, ये 450 अपॉन में 1000 है ना, यहाँ ml है, यहाँ भी ml होगा, ये कट जाएगा यहाँ से, इसको भी यहीं रहने देते हैं ना, ये हमारा वॉल्यूम है। अगर इस वॉल्यूम को हम यूज करेंगे हमारे क्वेश्चन के लिए, अभी हमको क्या करना है, अभी हमारे पास क्या आ गया है, हमारे फॉर्मूले का वन पार्ट आ चुका है, क्या आ चुका है, वन पार्ट हमारा आ चुका है। अब सेकंड पार्ट की बात होती है, सेकंड पार्ट क्या है, NaOH के मोल, इसके मोल कितने होंगे है ना, तो मोल का फॉर्मूला हम जानते हैं कि हमको क्या लेना है, NaOH का क्या लेना है, अमाउंट या मास, मास इन ग्राम जो हमको दिया गया है, और मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। इससे हम मोल निकाल सकते हैं, जैसे कि हमको 5 ग्राम दिया हुआ है, लेकिन यहाँ बात करें सोडियम का 23 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, और 1 होता है हाइड्रोजन का, तो ये हो जाते हैं 40, कितने हो जाते हैं 40। तो मोल अगर हम निकालना चाहें तो ये आएगा 1/8, ठीक है, 1/8 मोल, जिसको हम निकाल सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम इनको एज इट इज रहने दे रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, अब हमारा फॉर्मूले का यूज करते हैं, फॉर्मूला है ये मोलरिटी निकालने, किसकी निकालनी है, NaOH की, NaOH, ठीक है, इसकी मोलरिटी हमको निकालनी है। हमारे पास इसके मोल हैं, ये रहे मोल, 1/8 अपॉन में, हाँ ये तो मोल हो गए, जो हमारे पास वॉल्यूम है वो कितना है, 450 अपॉन 1000, ठीक है। हम जानते हैं कि ये हो जाएगा 1/8 इंटू में यहाँ चला जाएगा 1000 अपॉन में आएगा 450, बस यहाँ से हमारा आंसर इजीली निकल जाएगा। नहीं लग रहा होगा इजीली है, कैसे होगा, इजी बना लेते हैं, 10 से 10 कैंसिल हो जाती है। अब देखते हैं कैसे जाएगा, ये 5 से सीधा सीधा जाता है, 5 9, और ये 5 2, ठीक है। अभी और देख लेते हैं, जैसे यहाँ 4 2 एंड 5, तो यहाँ हमको मिलेगा 5 अपॉन में 2 और 9 इंटू हो जाएंगे 18, ठीक है। अब 18 में तो जाएगा नहीं, तो 0.18 का यहाँ पर अगर हम इसको डिवाइड करते हैं 50 को, 50 हो जाएगा, इसी पॉइंट लगेगा, यहाँ क्या हो जाएगा, एक 0 यहाँ ऐड हो जाएगी, ऐड होने के बाद देखिए यहाँ पर 2 टाइम जाएगा, 36 होता है, 18 टू जा और 2 जा, उसके बाद बात करते हैं तो यहाँ पर 14 बचता है, 14 मतलब 180, तो लगभग 7 टाइम जाएगा ये, हाँ 7 और फिर 8, तो इस तरह से ये हमारे पास आंसर आ जाता है, जो कि आप इजीली निकाल सकते हो। तो ये जो NaOH है, इसका जो आंसर आने वाला है वो कितना है, 0.278 मोलर, ठीक है, ये आ गया इसका आंसर। तो हमने अपने फॉर्मूले से इसका आंसर यहाँ निकाल लिया है इजीली, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हमारी सेकंड जो कंसंट्रेशन है वो क्या है, देखिए सेकंड कंसंट्रेशन की बात करें तो वो है मोलैलिटी, क्या है, मोलैलिटी, मोलैलिटी के बारे में बात करते हैं। देखिए इसकी डेफिनेशन क्या है, इसकी डेफिनेशन में ये होता है कि जो सॉल्यूट है वो 1 kg सॉल्यूशन में डिजोल्व है, कितने में है, 1 kg में। यहाँ पर हमको 1 लीटर ना लेकर के जो सॉल्वेंट है, स्पेशली हम यहाँ पर सॉल्वेंट की बात करें तो वो कैसा होता है, 1 kg होता है, सॉल्यूशन ना लेकर इस बार हम सॉल्वेंट ले रहे हैं, ठीक है। तो हम इसके लिख सकते हैं कि यहाँ पर द नंबर ऑफ मोल्स, द नंबर ऑफ moles
the solute of the solute per किलोग्राम मतलब केजी of the solvent is expressed as molality। किसके फॉर्म में ये एक्सप्रेस होता है? मोलैलिटी की फॉर्म में एक्सप्रेस होता है। ठीक है, इस तरह से क्या हो जाता है, ये इसका फॉर्मूला हो जाता है, इसकी डेफिनेशन हो सकती है। या फिर इसको और सिंपल कर देते हैं डेफिनेशन को। एक और दूसरी डेफिनेशन देखिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute dissolved in 1 kg of solvent। यहाँ पर एक इजी डेफिनेशन, इट इज डिनोटेड, यानी कि देखो ये किस तरह से डिनोट किया जाता है, डिनोटेड बाय स्मॉल एम। याद मतलब यहाँ पर जो ये मोलैलिटी है इसको हम स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि मोलैरिटी को कैपिटल एम से। इसका देखिए फॉर्मूला क्या हो जाता है। यहाँ पर अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूला यहाँ पर हो जाता है वेट ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम, वेट ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम, ग्राम में जितना उसका वेट होता है। और यहाँ पर बात करें मोलर मास एंड वेट ऑफ सॉल्वेंट इन, मोलर मास आ जाएगा और क्या आ जाएगा, मोलर मास एंड वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन 1 kg। थोड़ा सा आपको अगर कंफ्यूजन होती है तो मैं उसको इजी कर देता हूँ। देखिए ये जो है ये मोल को शो कर रहा है, किसको शो कर रहा है, मोल को, है ना। ये एक दूसरा फॉर्मूला है जो मैंने पहले लिख दिया है, बाकी अगर आपको दिक्कत है तो ये यहाँ लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट एंड यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन 1 kg। ठीक है, इस तरह से इसको लिख सकते हैं, ये एक फॉर्मूला इजीली बन जाता है। वो वाला भी ठीक है, लेकिन उसमें बस हमने इसको मोल को रिप्रेजेंट किया है। ये वाला मतलब ये क्या है कि जो भी अमाउंट हमको दिया जाएगा ऊपर लिखा हुआ है, ग्राम में जो भी अमाउंट हमारा है ना, ये इसको इस तरह से भी नोट कर सकते हैं। और ये मॉलिक्यूलर वेट है, ठीक है, इस तरह से, और कुछ नहीं है। इसका भी एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पर। देखिए एग्जांपल क्या होता है कि एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए एग्जांपल क्या है, एग्जांपल है यहाँ पर कैलकुलेट द, यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, मोलैलिटी, यानी स्मॉल एम हमको कैलकुलेट करना है, इसलिए मैं पूरा जो क्वेश्चन है वो नहीं लिख रहा हूँ ना। हमको 2.5 ग्राम एथेनोइक एसिड दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड। अब आपने अगर ऑलरेडी केमिस्ट्री पढ़ी होगी, क्लास ली होंगी, तो आपको ये फॉर्मूला इजी से पता होगा एथेनोइक एसिड का। ठीक है, हमको ये दिया हुआ है, इसकी हमको जो अमाउंट है वो दी हुई है 2.5 ग्राम हमको यहाँ दी हुई है इन
75 ग्राम हमको दिया हुआ है बेंजीन। ये उस बेंजीन में है 75 ग्राम। तो ये क्या है यहाँ पर सॉल्वेंट है। बेंजीन क्या है सॉल्वेंट है। ठीक है हाँ। अब हमको क्या निकालना है, हमको पता चल ही गया हमको ये m निकालना है। तो सॉल्यूशन में कौन कौन है, सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट हमको क्लियरली दिख रहे हैं, एक है बेंजीन और एक है एथेनोइक एसिड CH3COOH है, और एक क्या है बेंजीन। ठीक है, बेंजीन यहाँ पर सॉल्वेंट है, बेंजीन क्या है यहाँ सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट को हम 1 kg में शो करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर हमारे पास 75 ग्राम है, इसको 1 kg में करेंगे तो ये यहाँ पर इस तरह से ग्राम हो जाएगा, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा। इसको और इजी करना चाहे तो 25 से 3 टाइम और ये 4 टाइम, मतलब 3/14 को यहाँ देखने को मिलेगा। ठीक है, इजी क्या है थोड़ा सा, बाकी आगे भी ये हो सकता है। फिलहाल इसको यहीं रहने देते हैं, हम जब न्यूमेरिकल करेंगे तो देखेंगे। यहाँ पर हमको दिया गया है 2.5 ग्राम। ठीक है, लेकिन इससे हमारा काम नहीं चल रहा। ठीक है, इससे हमारा काम नहीं चल रहा। हमारा काम कैसे चलेगा, हमको चाहिए इस CH3COOH के मोल चाहिए। क्या चाहिए मोल। मोल कैसे निकलेंगे कि 2.5 ग्राम तो इसका वेट हो जाएगा, लेकिन मोलिकुलर मास कैसे होगा कि यहाँ पर देखिए 2 कार्बन है, कार्बन एक का 12 होता है यानी कि 12, 4 हाइड्रोजन है प्लस 4 इंटू में 1 प्लस 2 ऑक्सीजन है यानी कि 16 इंटू में 2, इस तरह से। तो ये हो जाएंगे 24 प्लस 4 प्लस 32, कितने हो जाएंगे ये हो जाएंगे 28 28 40 40 60, ये हो जाएगा 60। तो यहाँ 60 हो जाएगा। और फिर अगर हम निकालना चाहें तो यहाँ से मान लो 1 पॉइंट हटा देते हैं, 0 इधर आ जाती है तो 2 टाइम जाएगा, है ना। एक सेकेंड, 2 टाइम को पहले थोड़ा इजी कर लेते हैं, कंफ्यूजन ना हो। 25 का यहाँ पर 1 फर्स्टली जाएगा 2, क्योंकि 25 का ट्वाइस होता है 50, उसके बाद 10 बचता है 4, तो ये होता है 1/24। इस तरह से हमको मोल आ गए 1/24। हमारे पास मोल आ चुके हैं और हमारे पास क्या आ चुका है, हमारे पास ये भी आ चुका है, ये यहाँ पर आ चुका है हमको जो सॉल्वेंट है उसकी केजी में वैल्यू। ठीक है, 1 kg में वैल्यू आ चुकी है। अब हमको सिर्फ फॉर्मूला यूज करना है, ये m निकालना है हमको। सबसे पहले मोल्स 1/24 है, अपॉन में हमारे पास थे 3/40। इसको हम इस तरह से लिखते हैं 124 इंटू में 40 ऊपर 1/3 इधर से चला। अगर हम इसको देखना चाहे तो ये 4 से जाता है 6 टाइम और ये 10 टाइम, उसके बाद भी और चला जाता है 3 टाइम एंड ये 5 टाइम। सो ये आता है 5/9। अब 5/9 को और अगर हम करना चाहें तो ये किस तरह से होगा कि सबसे पहले पॉइंट यहाँ आ जाता है, उसके बाद 0 यहाँ ऐड हो जाएगी, ये फर्स्ट 5 देन फिर 5, इस तरह से कंटिन्यू चलता रहेगा। तो हम इसको यही मान सकते हैं, ये हमारा आंसर हो जाता है। ये क्या हो जाता है, हमारा आंसर हो जाता है। ठीक है, इस तरह से हमारा आंसर हो जाता है ये 0.55 m। सॉल्यूशन की क्या हो जाएगी ये मोलैलिटी हो जाएगी। लेकिन अगर आप चाहते हो कि जैसे मैंने ये 1/1 रखा हुआ है, ये आप इस तरह से ना करके अगर आप चाहते हो डायरेक्ट करो तो देखो आप फॉर्मूला लगाइए मोल्स के लिए। हमने कहा 2.5 ग्राम अपन में डायरेक्टली वहाँ हमने 60 निकाला था 60 के लिए, उसके बाद यहाँ इनटू में हमको दिया हुआ है 450। ठीक है, ग्राम में दिया हुआ है ना, यहाँ इनटू है, तो जैसे ये 1000 हमको ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, इसको यहाँ से हटाइए और अगर आपको ग्राम में दिया हुआ है तो यहाँ डायरेक्टली ऐड कीजिए।
ठीक है, इस तरह से डायरेक्टली ऐड कीजिए। तो डायरेक्टली आप ऐड करोगे तो यहाँ से जो निकल कर आएगा आपको वो आंसर भी वही रहने वाला है 0.55। ठीक है, ये क्या निकल के आएगा हमारा मोलेलिटी। मोलेलिटी की यूनिट जो होती है मोल पर केजी या केजी इनवर्स। ठीक है, ये इस तरह से होती है। तो यहाँ से आप इजीली कर सकते हो। ये हमारे हो गई कुछ पीपीबी और कुछ पीपीएम के बारे में रह रहा है, तो उसके बारे में भी लिख लेते हैं हम, ताकि वो भी क्लियर हो जाए। यहाँ पर पीपीएम और पीपीबी देखिए, एक पीपीएम फर्स्ट हम लिख लेते हैं पीपीएम के बारे में। पीपीएम मतलब पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, इनका यूज ना बहुत ही माइक्रो जो कंसंट्रेशन होती है किसी भी सॉल्यूट की, तो उसके लिए यूज किया जाता है। बहुत ही माइक्रो लेवल पर जाना पड़ता है। देखिए, इट इज द सॉल्यूट, इट इज द सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 मिलियन 10 to the power 6 parts by mass of the solution। तो देखिए, इसका फॉर्मूला आप देख सकते हो। पीपीएम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा कि मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट की जितना भी मास है सॉल्यूट का, वो जो सॉल्यूट का है, सॉल्यूशन के 10 to the power 6 पार्ट्स में कितना डिसॉल्व है उसके बारे में। तो यहाँ मास ऑफ सॉल्वेंट है ना, मतलब 10 to the power 6 है। तो ये है। अब इसकी जगह यहाँ पर अगर पीपीबी आ जाता है, जैसे क्या आ जाता है यहाँ पर पीपीबी आ जाता है। ठीक है, तो ये क्या है, पार्ट्स पर बिलियन, पार्ट्स पर बिलियन। ठीक है, इसमें क्या होगा, देखिए इसकी बात करें, इट इज द सॉल्यूट, इट इज द सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 बिलियन, यानी कि 10 to the power पार्ट्स बाई मास ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, देखो इसको हम किस तरह से शो कर सकते हैं, इसको इस तरह से शो कर सकते हैं, पी पी बी इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10 to the power। ये हो जाता है। जनरली आपसे इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते नहीं हैं। ये बहुत ही माइक्रो लेवल पर कुछ जो जैसे ओशियन में है, कुछ मेटेरियल होते हैं, मिनरल्स होते हैं, उनको अगर आपको यहाँ से निकालना है तो उनके लिए यहाँ पर यूज किया जाता है। ठीक है, देखिए एक यहाँ पर नोट कर लेते हैं बात को, यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात है, आप भी इसको नोट कीजिएगा नोट की फॉर्म में, कि जो मोलेलिटी है ना, मोलेलिटी जो होती है उसे ज्यादा प्रेफर किया जाता है बजाय मोलेरिटी के एक्सपेरिमेंट में। क्यों? क्योंकि जो मोलेलिटी है वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती है, जबकि मोलेरिटी जो है वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट नहीं होती। क्यों?
क्योंकि यहाँ पर हमको जो सॉल्वेंट है मोलेलिटी में, सॉल्वेंट कैसा होता है 1 kg में है, और जो बाई वेट जो है, मतलब वेट जो होता है वो टेम्परेचर से इफेक्ट नहीं होता है, जबकि सॉल्यूशन अगर लीटर में है तो लिक्विड फॉर्म तो हम जानते हैं टेम्परेचर से इफेक्ट होगी, है ना, अगर सॉल्यूशन लीटर। तो इसलिए क्या होता है एक्सपेरिमेंट के दौरान, है ना, एक्सपेरिमेंट में क्या होता है मोलेलिटी को ज़्यादा प्रीफर किया जाता है। तो मोलेलिटी इज यूज्ड प्रीफेरेबल प्रीफेरेबली ओवर मोलेलिटी इन एक्सपेरिमेंटल कैलकुलेशंस। एक्सपेरिमेंटल कैलकुलेशंस, जो एक्सपेरिमेंटल कैलकुलेशंस होती है उनमें हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो मोलेलिटी है उसको प्रीफर करते हैं ओवर मोलेलिटी के, बिकॉज मोलेलिटी बिकॉज मोलेलिटी डज नॉट affected by temperature rather than molarity affected by temperature। ये यहाँ पर टेम्परेचर से इफेक्ट होती है, जबकि वो टेम्परेचर से इफेक्ट नहीं होती है। तो जिसका रीजन भी मैंने आपको बता दिया है। यहाँ पर हमारी जो कंसंट्रेशंस हैं वो यहाँ होती हैं एंड, जितनी भी कंसंट्रेशंस थी वो यहाँ पर क्या हो जाती है एंड हो जाती है। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। क्या स्टार्ट करते हैं हम, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है सोल्यूबिलिटी, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है सोल्यूबिलिटी। देखिए सोल्यूबिलिटी क्या है कि एक फिक्स टेम्परेचर एंड फिक्स प्रेशर पर एक फिक्स अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन में जो सोल्यूट की अमाउंट डिसॉल्व है वही है सोल्यूबिलिटी, या मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन डिसॉल्व इन सॉल्यूशन, या फिक्स अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन इन फिक्स टेम्परेचर एंड फिक्स प्रेशर। यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर और प्रेशर फिक्स करना पड़ेगा, क्योंकि ये क्या करते हैं इस सोल्यूबिलिटी को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पर तो देखते हैं, बात करते हैं इसकी सोल्यूबिलिटी ऑफ substance is a substance is its maximum amount in a given liquid। मिस्टेक हो गई यहाँ पर, इसको ठीक करना है। इट्स मैक्सिमम अमाउंट that can be dissolved in a specific amount of solvent। तो यहाँ पर इसको आपको फोकस करना है कि स्पेसिफिक अमाउंट है किसकी, सॉल्वेंट की, ठीक है। स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट अ
स्पेसिफिक टेम्परेचर, स्पेसिफिक, अरे यार, टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्पेसिफिक टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये हमको क्या करने हैं, स्पेसिफिक लेने हैं। देखिए फैक्टर्स who are affect solubility। देखिए solubility को कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं, उनमें बात करते तो सबसे फर्स्ट है नेचर, है ना, नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। सोल्यूट और सॉल्वेंट की नेचर कैसी है, वो सबसे ज्यादा यहाँ पर हमको देखने को मिलेगी, जो क्या करती है, अफेक्ट करती है कि ठोस है, मतलब सॉलिड है, या लिक्विड है, या गैस है, दोनों में ही सॉल्यूट और सॉल्वेंट है। उसके बाद बात करें तो यहाँ पर हमको टेम्परेचर भी अफेक्ट करने वाला है ना। क्या अफेक्ट करने वाला है यहाँ पर, टेम्परेचर, है ना। और अभी हमने देखा प्रेशर भी इसको क्या करने वाला है, अफेक्ट करने वाला है। प्रेशर भी यहाँ पर क्या करने वाला है, अफेक्ट करने वाला, ठीक है, ये अफेक्ट करने वाला है। स्पेशली हमको देखो एक चीज ध्यान देनी है, यहाँ एक कॉन्सेप्ट काम करता है जिसका नाम है लाइक डिसॉल्व लाइक, लाइक डिसॉल्व लाइक। मीन क्या होता है इसका, कि समान समान में बनता है ना, जैसे पोलर substances soluble या dissolve, है ना। dissolve in polar solvent, है ना, पोलर ही सॉल्वेंट हो और पोलर ही क्या हो, सोल्यूट हो या सब्सटेंस हो। एग्जाम्पल भी हम देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल है कि सोडियम क्लोराइड एंड ग्लूकोज, ये क्या है, ये वाटर में सोल्यूबल है, वाटर में क्या है, ये सोल्यूबल है, क्योंकि दोनों ही कैसे है, पोलर मॉलिक्यूल, ठीक है। उसके बाद बात करें जैसे नॉन पोलर, नॉन पोलर substances dissolve in non-polar solvents। जैसे यहाँ पर काफी सारे एग्जांपल्स हैं जो हम देखते हैं, एस्टर्स हम देखते हैं, है ना। हम कोई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ के आ रहे हैं तो हमको देखने को मिलेगा बहुत सारे ऐसे होते हैं जो, जैसे ईथर है ना, ईथर हो जाते हैं, है ना, ये किसमें है, जैसे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में क्या होते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व होते हैं, डिसॉल्व इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। जैसे और एग्जांपल हम देखना चाहें तो जैसे नेप्थेलीन है, ये क्या है, नेप्थेलीन, ठीक है, नेप्थेलीन है, एंथ्रासीन है, एंथ्रासीन, ठीक है, ये डिसॉल्व होते हैं, है ना, ये किस में डिसॉल्व होते हैं, बेंजीन में, ठीक है। बेंजीन भी क्या है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट का काम करेगा यहाँ पर। लेकिन जो ये ग्लूकोज, ग्लूकोज हल्के ऑर्गेनिक कंपाउंड, लेकिन फिर भी ये क्योंकि पोलर है तो इसमें डिसॉल्व नहीं होता है, ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं,
अब हम देखते हैं सॉलिबिलिटी से रिलेटेड टर्म जिसका नाम है सॉलिबिलिटी को पहले हम चेक करते हैं जब सॉलिड को हम लिक्विड में डालेंगे, ठीक है। सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉलिड इन अ लिक्विड, ठीक है, इन अ लिक्विड, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। तो यहाँ पर क्या है, ये हमारा एक कंटेनर है, ठीक है, इसमें ऑलरेडी क्या है, लिक्विड पहले से प्रेजेंट है, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर इसमें डाल रहे हैं, क्या डाल रहे हैं, हमने डाल दिया है सॉलिड। ये क्या है, यहाँ पर ये है सॉलिड। सॉलिड क्या है यहाँ पर, ये सॉल्यूट है, और जो ये लिक्विड है, लिक्विड क्या है यहाँ पर, सॉल्वेंट है, ठीक है। अब देखते हैं कि ये यहाँ पर होता है या नहीं होता है डिजोल्व, है ना। देखिए यहाँ पर डिजोल्व, कुछ डिजोल्व होते भी हैं, कुछ डिजोल्व नहीं होते हैं। जैसे हमने कहा फर्स्ट ये यही है, नेचर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो पहला काम चाहिए, अगर दोनों की नेचर डिफरेंस है, मान लो सॉल्यूट पोलर है, सॉल्वेंट पोलर नहीं है, तो डिजोल्व नहीं होगा, तो डिजोल्व नहीं होगा। देखिए यहाँ पर ना दो चीजें यहाँ पर चलती हैं, एक तो होता है डिजोल्व, दूसरा होता है क्रिस्टलाइजेशन, है ना। क्या होता है, दो यहाँ पर प्रोसेस हैं जो साथ साथ चलते हैं। एक होता है क्रिस्टलाइजेशन और एक होता है डिजोल्यूशन। मतलब क्या होता है कि जब हम सोल्यूट को क्या करते हैं, ऐड करते हैं सॉल्वेंट, है ना, सॉल्वेंट, तो बनता है सॉल्यूशन, सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये जो सॉल्यूशन बन रहा है इसको तो बोलते हैं हम डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन, यहाँ पर डिसोल्व हो रहा है। लेकिन साथ ही यहाँ पर क्या होता है कि कुछ पार्टिकल जो है रिवर्स चलते हैं, मतलब कुछ पार्टिकल डिसोल्व के साथ साथ सेपरेट भी हो जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइजेशन। क्या कहते हैं, क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है, क्रिस्टलाइजेशन। ये दोनों यहाँ पर साथ, जब इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन आ जाती है तब जाकर क्या बनता है, सॉल्यूशन बनता है, जब दोनों दोनों क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। आफ्टर इक्विलिब्रियम, ठीक है, बेरियम सॉल्यूशन फॉर्म, ठीक है। जब तक इक्विलिब्रियम नहीं होगी सॉल्यूशन नहीं बनेगा, सॉल्यूशन तभी बनेगा जब ये दोनों प्रोसेस इक्विलिब्रियम में हो जाएंगे तब। अब यहाँ पर चेक करना है ना, कि जो दो तरह के सॉल्यूशन इसके बाद हमको देखने को मिलने वाले हैं, यहीं पर हमको दो टर्म देखने को मिलेगी। या फिर उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि इसको दो अफेक्ट, जैसे हम नेचर तो हमने कहा ही भाई नेचर तो करने वाली है, लाइक डिजोल्व लाइक, ये वाला कॉन्सेप्ट तो यहाँ पर चलने वाला है। दूसरा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की बात करें, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, कि इस पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। देखिए अगर जो रिएक्शन है, हाँ, रिएक्शन है वो कैसी है, वो मान लो एंडोथर्मिक है, क्या है, एंडोथर्मिक है। एंडोथर्मिक का मतलब टेम्परेचर इंक्रीज होता है, हीट, सॉरी टेम्परेचर, यहाँ पर जो एनर्जी है वो एब्जॉर्ब होती है, क्या होती है, एनर्जी का एब्जॉर्ब होती है, एनर्जी एब्जॉर्ब, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर
सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज होती है, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है। ठीक है, ये कब है? जब हम क्या करते हैं, टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं। लेकिन कंडीशन क्या है कि जो मेथड है या रिएक्शन है वो एंडोथर्मिक होनी चाहिए सॉल्यूशन में, कि वहां पर टेम्परेचर या एनर्जी को एब्जॉर्ब होना चाहिए। दूसरी कंडीशन बात क्या करें कि जब रिएक्शन है वो कैसी हो, एक्सोथर्मिक हो। क्या हो? एक्सोथर्मिक हो, मतलब वहां से हीट निकलनी चाहिए, एनर्जी सिक्रेट या निकलनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो जो सॉल्युबिलिटी है वो क्या होगी, सॉल्युबिलिटी यहाँ डिक्रीज होगी। तो इस तरह से डिपेंड करता है कि किस तरह की रिएक्शन है, किस तरह का सॉल्यूशन बनने वाला है, तो वहां पर हमको टेम्परेचर उसी हिसाब से देखना है। उसके बाद बात करें, हमारा जो सेकंड यहाँ पर फैक्टर है वो है प्रेशर। प्रेशर के लिए हमको क्या ध्यान रखना है, प्रेशर के लिए हमको ये ध्यान रखना है कि प्रेशर डज नॉट इफेक्ट सॉलिड एंड लिक्विड, है ना। क्यों क्यों नहीं करता है? क्योंकि वो कंप्रेस होते ही नहीं है ना। क्या होते हैं इन हाईली, जो सॉलिड एंड लिक्विड आर हाईली इनकम्प्रेसिबल, इनकम्प्रेसिबल, ये हाईली इनकम्प्रेसिबल है, मतलब इनको हम कंप्रेस कर ही नहीं सकते प्रेशर से। जब इनको कंप्रेस नहीं कर सकते तो इन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो प्रेशर डज नॉट इफेक्ट, यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं होता है किनके लिए, सॉलिड की लिक्विड में सॉल्युबिलिटी के लिए कोई इफेक्ट नहीं होता। इफेक्ट किसका होता है? दो चीजों का यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है, एक तो नेचर का और दूसरा किसका होता है, दूसरा होता है टेम्परेचर का। अब यहाँ पर हमको देखिए दो तरह के सॉल्यूशन यहाँ देखने को मिलते हैं, एक है सैचुरेटेड, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। देखिए इनके बारे में बात करते हैं, किस तरह के जो सॉल्यूशन है वो सैचुरेटेड होते हैं और किस तरह के जो सॉल्यूशन है वो अनसैचुरेटेड होते हैं। जैसे देखिए ऐसे जो सॉल्यूशन होते हैं जिनमें और ज्यादा हम सॉल्यूट ऐड नहीं कर सकते हैं ना, फिक्स टेम्परेचर एंड प्रेशर पर लिख सकते हैं सच टाइप ऑफ सॉल्यूशन या सॉल्यूशन सॉल्यूशन such type of solution which in which no more solute can be dissolved, can be dissolved in dissolved at the same temperature and pressure, known as saturated solution। ठीक है, मतलब क्या है कि जैसे हमने मान लो एक सॉल्यूशन बनाया, वाटर में हमने NaCl सोडियम क्लोराइड ऐड किया, और वो अब उसमें अगर हम एक टाइम तक हमने किया, उसके बाद अगर अब और डालना चाहे तो अब उसमें डिजोल्व नहीं होगा, तो वो क्या हो सकता है, जब सॉल्यूशन क्या हो चुका है, वो सैचुरेटेड है ना। और जो दूसरा देखिए सॉल्यूशन वो कैसा है, अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, ये किस टाइप का होता है? ठीक है,
देखिए अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन किस टाइप का सॉल्यूशन, ये उस टाइप का सॉल्यूशन होता है जिसमें हम काफी और भी क्या कर सकते हैं, सॉल्यूट ऐड कर सकते हैं, है ना। कह सकते हैं सच टाइप ऑफ सॉल्यूशन in which more solute can be dissolved at same temperature and pressure। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं इसको और यहाँ पर डिसॉल्व कर सकते हैं सोल्यूट। तो इस तरह के क्या कहलाते हैं, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। टू टाइप के हो गए इस तरह से, जिसमें हम और ज्यादा सॉल्यूट ऐड कर सके वो अनसैचुरेटेड, जिसमें नहीं कर सकते हैं वो सिंपल सा सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम बात करते हैं, ये तो हमारा था जो हमने देखा सॉल्युबिलिटी सॉलिड की, हमने किस में देखी थी, हमने देखी थी लिक्विड में। अब हम दूसरी एक और सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए ये किस टाइप का है, ये है, इस बार क्या है, सॉल्युबिलिटी है, सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस। गैस की सॉल्युबिलिटी हम देखने वाले हैं, सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड, इन अ लिक्विड। लिक्विड में किसकी सॉल्युबिलिटी देखने वाले हैं, गैस की। अभी हमने सॉलिड की देखी थी, अब हम देखने वाले हैं गैस की। देखिए यहाँ बड़े इंटरेस्टिंग चीजें हमको देखने वाली हैं। जैसे आपने सिंपल से एग्जांपल हम देखते ही हैं, हमने देखा भी है टेबल में कि जो ऑक्सीजन है ये डिसॉल्व है वाटर में, डिसॉल्व इन, काफी ज्यादा देखी है मैंने ये वाली बात, काफी देखी है कि ऑक्सीजन किस में डिसॉल्व होती है, वाटर में डिसॉल्व होती है। ऐसी बहुत सारी गैसें हैं जो वाटर में डिसॉल्व है ना। तो ये कोई नई बात तो है नहीं कि ये कुछ ज्यादा यहाँ पर डिसॉल्व है। देखिए इसके इफेक्ट देख लेते हैं। एक तो हमको पता ही है कि जो सॉल्युबिलिटी है किसी किस में होती है, वो नेचर तो है ही, सोल्यूट एंड सॉल्वेट की जो नेचर है वो तो डिपेंड करती ही करती है। ठीक है, इसमें तो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरह से ये इफेक्ट करता है, किसको इफेक्ट करता है, टेम्परेचर इसको किस तरह से इफेक्ट करता है, और किस तरह से ये यहाँ पर प्रेशर इसको इफेक्ट करता है, जो कि हमने वहां पर भी देखा था, है ना। वो देखते हैं, एक छोटी सी डेफिनेशन टाइप देख लेते हैं कि द वॉल्यूम ऑफ द गैस, द वॉल्यूम ऑफ द गैस dissolved by unit वॉल्यूम ऑफ, यूनिट यानी वन, यूनिट वॉल्यूम ऑफ यूनिट वॉल्यूम ऑफ solvent, solvent at a specific temperature and pressure। स्पेसिफिक टेम्परेचर एंड प्रेशर, प्रेशर की बात जैसे कि 1 atm की यहाँ पर बात हो रही है। ठीक है, अब देखिए कौन कौन से फैक्टर हैं जो इफेक्ट करते हैं। हमने फर्स्ट तो देखा ही था यहाँ पर, और बात करते हैं जैसे टेम्परेचर की। टेम्परेचर किस तरह से इसको अफेक्ट करता है,
ठीक है। देखिए हम अगर गैस यहाँ पर देख रहे हैं तो टेम्परेचर बढ़ाने पर गैस की जो सॉल्युबिलिटी है वो डिक्रीज होती है। क्या होती है? डिक्रीज होती है ना। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि solubility solubility of gas in liquid solution या solvent is inversely relation with temperature। टेम्परेचर के साथ कैसा रिलेशन इसका? इनवर्स रिलेशन। कैसे है देखते हैं कि सॉल्युबिलिटी को मान लो हम एस से शो कर रहे हैं तो ये 1 में पी के साथ। मतलब कैसे कि अगर हमने टेम्परेचर को इंक्रीज किया तो क्या होगा? जो सॉल्युबिलिटी है वो डिक्रीज होगी, और अगर हमने टेम्परेचर डिक्रीज किया तो सॉल्युबिलिटी है वो इंक्रीज होगी। ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए होगा, देखो इसको हम यहाँ समझते हैं कि ये हमारा कंटेनर है ना, और इसमें ये लिक्विड, ठीक है। और मान लो यहाँ पर कोई भी जो गैस है उसको हम यहाँ डिजोल्व करना चाहते हैं वो ये। अब मान लीजिए यहाँ पर हमने क्या किया कि इस कंटेनर को क्या किया, यहाँ पर हीट प्रोवाइड कराई, ठीक है, इस तरह से। अब हीट प्रोवाइड कराएंगे तो जो लिक्विड है इन पार्टिकल्स की भी क्या हो जाएगी? एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, और इन एनर्जी इंक्रीज होगी तो खुद बाहर जाना चाहेंगे, और अगर ये बाहर जाना चाहेंगे तो इन पर भी धक्का मारेंगे, तो ये जो पार्टिकल है सभी बाहर जाना चाहेंगे, सबकी एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। मतलब लिक्विड है वो भी वेपर में चेंज हो जाएगा, गैस में आ जाएगा। तो इसलिए ये डिजोल्व होने की बजाय दूर जाना स्टार्ट कर देंगे। और अगर हम टेम्परेचर कम करते हैं ना, या टेम्परेचर सेम भी रखते हैं, तो जनरली अगर कम करते हैं तो लिक्विड तो अपनी पोजीशन में रहेगा ही, लेकिन जो ये गैस है, गैस के जो पार्टिकल्स हैं ये इस सरफेस पर आना स्टार्ट हो जाएंगे, जो हल्का हल्का सा डिसॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगा। इस तरह से ये क्या है, यहाँ टेम्परेचर कम है और यहाँ टेम्परेचर ज़्यादा है, दोनों कंडीशनों में ये है। तो यहाँ पार्टिकल एंटर कर रहे हैं लिक्विड में, यहाँ नहीं कर रहे हैं, ये कंडीशन है टेम्परेचर के साथ, है ना। बाकी हम जानते ही हैं कि नेचर ऑफ वो तो है ही। अब दूसरा जो हमारा मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट है वो यहाँ पर आता है प्रेशर। प्रेशर ऑफ द गैस, ठीक है। ये एक इम्पोर्टेंट, क्योंकि हम जानते हैं लिक्विड पर प्रेशर कोई काम है नहीं, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, कितना भी आप लिक्विड पर प्रेशर लगा लो उससे वो ना हलेगा, ना उसमें कोई चेंज आने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है ना। तो यहाँ पर इसको हम जानते हैं हेनरीज लॉ के नाम से। किसके नाम से जानते हैं? हेनरी के लॉ के नाम से जानते हैं। यहाँ इंट्रोड्यूस होता है हेनरी का लॉ। देखो क्या होता है कि जब हम क्या करते हैं, गैस का प्रेशर बढ़ाते हैं तो उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होती है? इंक्रीज होती है। किसमें? लिक्विड में, है ना। प्रेशर की क्या होती है? तो यहाँ पर क्या होता है कि जो प्रोपोर्शनल है प्रेशर ऑफ द गैस, ये सॉल्युबिलिटी के कैसा है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, है ना। तो हम कह सकते हैं कि solubility of gas directly proportional to the pressure of gas, pressure of gas याद रखना है ना, at constant टेम्परेचर। टेम्परेचर को हमको क्या करना पड़ेगा? कांस्टेंट करना पड़ेगा, याद रखना। ये आपको ध्यान रखना है
क्यों टेम्परेचर अफेक्ट करेगा, अगर आपने टेम्परेचर इंक्रीज करा तो फिर नहीं हो पाएगा सॉल्युबिलिटी, है ना। इसको हम इस तरह से शो करते हैं कि मान लो ये m है और यहाँ पर ये p से इसको डिनोट कर देते हैं, ठीक है। p क्या है, प्रेशर है ना। यहाँ m का मतलब मास है, जो भी मास है थोड़ा बहुत, है ना, उसके बारे में यहाँ बात की गई है। जी ये क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जब ये प्रोपोर्शनल का साइन यहाँ से हटता है तो एक कांस्टेंट आता है जिसको हेनरी कांस्टेंट कहते हैं, है ना। ये क्या है, हेनरी कांस्टेंट, ठीक है। ये गैस की नेचर पर डिपेंड ऑन गैस नेचर, डिपेंड्स ऑफ ऑन ऑन गैस नेचर, गैस की नेचर पर डिपेंड करता है। बाकी यहाँ पर ये P4 प्रेशर ऑफ गैस, M यहाँ पर क्या है, मास ऑफ गैस, मास ऑफ गैस जो कि डिसॉल्व है, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर ये है हेनरी का रूल, ठीक है। ये क्या है, हेनरी का रूल है। इसको हम क्या करते हैं, अगर हम किसी भी एक ग्राफ से इसको इस तरह से शो करते हैं तो देखिए किस तरह से हमको एक ग्राफ देखने को मिलता है। इस तरह से हमको एक ग्राफ देखने को मिलता है। ये हमारा P है, ये हमारा M है और ये हमारा KH है, ठीक है। इस तरह से हमको देखने को मिलता है। यहाँ पर मोल फ्रैक्शन भी हम ले सकते हैं, है ना। यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, मोल फ्रैक्शन भी ले सकते हैं। अगर हम मोल फ्रैक्शन लेंगे तो इसको हम इस तरह से शो करेंगे कि जो प्रेशर है वो यहाँ पर ये मोल फ्रैक्शन के साथ आ जाएगा। इसको हम इस तरह से भी शो कर सकते हैं, ये मोल फ्रैक्शन, ठीक है। एक्स क्या है यहाँ पर, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन के रूप में भी इसको शो कर सकते हैं, ठीक है। ये क्या है, हेनरी का लॉ है। बात करें, अगर हमने क्या कर दिया, प्रेशर क्या कर दिया है, कांस्टेंट कर दिया, है ना। प्रेशर कर दिया है कांस्टेंट, तो प्रेशर कांस्टेंट कर देते हैं तो देखिए इस बार हमको जो रिलेशन मिलने वाला है वो मिलने वाला है, ये हेनरी का जो ये कांस्टेंट है इसका इनवर्स रिलेशन होता है फ्रैक्शन ऑफ मोल ऑफ डिसॉल्व गैस, ठीक है। या हम कह सकते हैं जो सॉल्युबिलिटी है ना, सॉल्युबिलिटी का 1/में KH के साथ हमको एक रिलेशन है कि किसी भी गैस का जो हेनरी कांस्टेंट है उसका मान जितना ज्यादा होगा वो गैस उतनी ही कम डिसॉल्व होगी, और जिसका मान जितना कम होगा वो उतनी उसकी सॉल्युबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी लिक्विड में, है ना। ये आपको यहाँ ध्यान रखना है, एक छोटी सी बात है। अगर लेकिन कंडीशन है प्रेशर हमारा कांस्टेंट होना चाहिए ना, तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी कब, जब यहाँ पर जो ये KH है ये कम हुआ किसी गैस का, और गैस के नेचर पर डिपेंड करता है ये तो। और जो सॉल्युबिलिटी है ये क्या होगी, डिक्रीज होगी जब KH किसका ज्यादा होगा, ठीक है। ये एक बात है जो आपने देखी है। देखिए इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि यहाँ पर देखिए ये कंटेनर है, ये इसमें हमने ये लिक्विड के हमारे पार्टिकल्स हैं जो बेचारे काफी पास पास हैं, इन्होंने पास पास होकर क्या कर रखा है, लिक्विड का फॉर्मेशन किया हुआ है इसमें, ठीक है। इस तरह से ये लिक्विड पार्टिकल्स हैं,
यहाँ पर क्या है, ये गैस है, ये गैस के पार्टिकल्स हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया है कि यहाँ पर एक प्रेशर लगा, मान लो हमने बाहर से कोई प्रेशर अप्लाई कर दिया है इस तरह से, ये पिस्टन है और ये हमने इस पर प्रेशर अप्लाई किया। जब प्रेशर अप्लाई करेंगे तो देखो क्या होगा, यहाँ पर एक और दूसरा कंटेनर ले लेते हैं, दूसरा कंटेनर लेते हैं तो क्या होता है कि ये जो गैस के पार्टिकल्स ये और पास आ जाएंगे, क्या हो जाएंगे, ये और पास आ जाएंगे, और इनके और पास आने के कारण यहाँ पर ये लिक्विड की सरफेस में भी एंटर, जो पहले दूर दूर थे वो अब पास पास हो गए हैं, क्योंकि इनको पास पास लाया गया है। और ये ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि यहाँ पर बाहर से एक प्रेशर जनरेट हुआ, ठीक है, ऐसा इसलिए हुआ। तो देखिए इसके बाद हमारे ना हेनरी के जो एप्लीकेशन है वो यहाँ पर बच जाते हैं, वो हम देखेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि फिलहाल जो ये नेट है ये थोड़ी सी प्रॉब्लम शो करने लगा है। नेक्स्ट हमारी क्लास रही, वहाँ हम एप्लीकेशन देख लेंगे, ठीक है ना। इसके बाद हम एप्लीकेशन देखेंगे हेनरी के। ये आपको समझ में आ गया होगा कि हमने क्या किया है, यहाँ हमने जो प्रेशर है वो यहाँ प्रेशर अप्लाई किया है, ये क्या है, प्रेशर है। प्रेशर अप्लाई करने से क्या हुआ है, ये जो पार्टिकल है पास पास आ गए और लिक्विफाइड हो चुके हैं, क्या हो चुके हैं, ये लिक्विफाइड हो चुके हैं, ठीक है। इसके बाद हम हेनरी के एप्लीकेशन देखेंगे कुछ, और फिर हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक हमारा। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कोई टॉपिक तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो आज क्लास यहीं पर एंड करते हैं, धन्यवाद।